हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फिर से अपना लेक्चर नंबर 6। किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का और ये अपना लेक्चर नंबर 6 है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो, समझे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब उसको पहुंचाने की कोशिश करो। और बढ़िया हम पूरा कंप्लीट नोट्स कराएंगे आप लोगों को नीट का। जो हमसे पढ़ रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करें और एज इट इज एनसीईआरटी को पढ़ें। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपका। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या देखना चाहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ह्यूमन फीमेल में होते हैं वो भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली बच्चों कब होते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहा जाता है, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहा जाता है कि 28 से 29 डेज होगा। ठीक है, ठीक बच्चों। ये कब मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होते हैं? तो प्राइमेटा में होते हैं बेसिकली। प्राइमेटा मतलब जो मंकी के जनरेशन से है उसको प्राइमेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन फीमेल तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। ये सारे के सारे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ मंकी से, तो उससे मिलता जुलता सारे कुछ है। तो यही कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल में होगा। फिर देखते हैं इन फीमेल मंकी में या एप एप ह्यूमन में। एप ह्यूमन यानी बहुत सारे ऐसे एप थे जो ह्यूमन लाइक देखने में थे। तो उनमें भी किस तरीके के उनमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो फिर जिसको बोलते हैं ह्यूमन फीमेल मंकी मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकी जिससे वही बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं आज हम लोग फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, इसको मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, फिर वो मेनार्की कब, फिर अब दूसरा चीज देखते हैं हम लोग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कब होगा। देखो दो चीज हमें देखेंगे कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कब होगा, और उन दोनों के बीच का जो गैप है या जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे। तो वो यही चीज कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा उसको बोलेंगे मेनोपॉज। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेनोपॉज बोलेंगे। बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत सारा लाइट सेटअप किया गया है ताकि आप लोगों को वीडियो लेक्चर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों देखो हमने ये भी मंगा लिया आप लोगों के लिए बेसिकली, लेकिन उसका स्टैंड नहीं दिया है तो हम कहीं से भी जुगाड़ करके स्टैंड का जुगाड़ किए हैं। तो इसी तरीके से सेटअप किए हैं बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर से। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल और जिसको बोलते हैं मेनार्की और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन बिटवीन दीज टू फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में अगर पूछ दिया जाए आपसे, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए या किसी मेथड ऑफ फॉलोइंग के मैचिंग के क्वेश्चन में आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि मतलब टाइम पीरियड मतलब मेनार्की और मेनोपॉज के बीच का जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर 28 डेज। फिर देखते हैं कि बेसिकली साइकिल के मतलब ये होते हैं जो बार बार चक्रव्यूह की तरह आता रहे, तो उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला गया क्योंकि हर महीने के 28 से 29 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी कर रही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर्ड 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर्ड किया गया कितना दिन, तो बेसिकली 28 डेज का एक टाइम पीरियड कंसीडर्ड किया गया है। बेसिकली बहुत सारे डाटा लेकर के उस चीज को समराइज करके बताया गया कि 28 डेज ही ज्यादातर लोगों में होते हैं, यानी 28 डेज के बाद रिपीट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो कंसीडर 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है। ठीक, अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 1 to 5 डेज होंगे। आगे देखना है अपन मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज फर्स्ट टू फिफ्थ डेज। जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ डेज यानी मतलब ये हुआ कि 20 किसी में 25 डेज पे रिपीट करेगा या किसी में 29 डेज पे। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको फर्स्ट डेज बोलेंगे और वो कब तक रहेगा? मिनिमम 3 दिन 2। ठीक है बच्चों,
मिनिमम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इतना रहेगा। और जो अप्रोक्स डाटा है, एवरेज डाटा है, वो कह रहा है कि 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, लेकिन कह रहा है कि अगर मैक्सिमम भी क्रॉस करना पड़े तो मैक्सिमम 9 to 10 डेज, ठीक है, मैक्सिमम है। मिनिमम 1 डेज नहीं हो सकता, 2 to 3 डेज तक हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम के बारे में अगर नहीं दिया गया यहाँ, क्योंकि मिनिमम के बारे में एनसीईआरटी में भी नहीं कहा, तो हमें आप लोगों को जानना चाहिए कि हम एनसीईआरटी में वो उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया, और एनसीईआरटी उसी चीज को दिया गया जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि एवरेज लोगों के डाटा को प्रेजेंट करता है, ना कि एक्सेप्शन वाले डाटा को, ठीक है। फिर देखते हैं फॉलिक्यूलर या एस्ट्रोजेनिक या प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज। देखो सारे के सारा मतलब एक ही होता है कि फॉलिक्यूल कब बनेगा, फॉलिक्यूलर फेज या एस्ट्रोजेनिक यानी जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल हो जाएगा हाई, प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज, उस ये कब होगा, तो बेसिकली बिटवीन 6 to 13 डेज। ये कब होगा बच्चों, तो 6 to 13 डेज होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन यहाँ तक हमने नहीं लिखना है कुछ, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, फिर 6 to 13 डेज क्या हो गया, पीरी ओव्यूलेटरी डेज हो गया, और 14 डेज ये भी एक पॉइंट है अलग से। बेसिकली 14 डेज क्या होगा, 14th यानी 14वां दिन बेसिकली ओव्यूलेशन होगा, जिसको ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं ल्यूटियल फेज। बेसिकली ल्यूटियल या प्रोजेस्टेरोनिक, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, या सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, या पोस्ट ओव्यूलेटरी ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज, वो 15 से 28 डेज को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। अब हम आगे फर्दर उसके एक्सप्लेनेशन ही पढ़ेंगे बच्चों, और क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप अगर ये नहीं कहेंगे कि हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ा रहे हैं या एनसीईआरटी से हट के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे चीज एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं और हम आपको समझाने के लिए। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं फिर से बढ़िया से अच्छे से। चलो क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, देखो हार्मोनल कंट्रोल। देखो हार्मोनल कंट्रोल में बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाता है और किस तरीके से वो काम करता है। तो उस चीज के बारे में बच्चों हम लोग पहले देखेंगे। हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस कहीं भी किसी भी कोई भी हार्मोन का जो सिग्नल मिलता है वो हाइपोथैलेमस ही से मिलता है। किसी तरीके की स्टिमुलस होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हाइपोथैलेमस ही से सिग्नल मिलता है। सबसे पहले ब्रेन में गया, ब्रेन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा, वहां से सिग्नल मिलेगा। फिर हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिला जीएनआरएच को, हाइपोथैलेमस के बाद जीएनआरएच। जीएनआरएच किसे बोलते हैं, तो बेसिकली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बोलते हैं। फिर वो पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एफएसएच एलएच को सिग्नल देगा। फिर एफएसएच क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, या स्टिमुलेट फॉलिकल टू रिलीज हार्मोन, या फॉलिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस चीज के लिए, तो हार्मोन रिलीज करने के लिए। कौन सा हार्मोन बच्चों, तो एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। फिर एस्ट्रोजन कब होगा, देखो सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं। एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा हाई लेवल उसका पहुंच जाएगा, तो कॉज पॉजिटिव फीडबैक। तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक वो कॉज करेगा कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, अब एनफ है। फिर इसमें क्या होगा, फिर लेवल ऑफ एफएसएच, पॉजिटिव फीडबैक में लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा। फिर पॉजिटिव फीडबैक दे दिया एफएसएच को, तो एफएसएच क्या करेगा, रिलीज इनहिबिन करेगा। इनहिबिन ये क्या कर देगा, एफएसएच को वो थोड़ा कम कर देगा, या उसका रिलीज को बंद करा देगा। इनहिबिट्स एफएसएच, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे अपन हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ रहे हैं बेसिकली, या हार्मोनल कंट्रोल जिसे बोलते हैं। फिर देखते हैं एलएच। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, सिग्नल दिया किसको, एलएच को। एलएच को मेंटेन किस चीज के लिए, एलएच क्या करता है, मेंटेनेंस कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या करेगा, मेंटेन्स करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है बच्चों। फिर कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ये रिलीज करेगा रिलैक्सिन, इनहिबिन और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों के तीनों चीज। फिर किस तरीके से वो, तो फिर देखते हैं कि रिलीज फ्रॉम रिलैक्सिन रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग
लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो लेटर स्टेज का मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट वाला जो स्टेज होगा प्रेगनेंसी का, जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो रिलैक्सिन रिलीज होगा हमारे मतलब फीमेल के, ह्यूमन फीमेल के ओवरी से। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होगा, देखो ये पॉइंट याद रखना, रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फिर भी देखते हैं बच्चों कि इनहिबिन, इनहिबिन कब होगा, जब भी ज्यादा कोई भी हार्मोन अगर आप ज्यादा मात्रा में आ जाए या ज्यादा हो जाए तो इनहिबिन का रिलीज होता है। इनहिबिन क्यों होता है, बेसिकली उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि ज्यादा हो गया तो अब इतना ही रहने दो, फिर जिस तरीके से मतलब पॉजिटिव फीडबैक दिया, फिर अगर कमी हो जाएगी तो निगेटिव फीडबैक देगा, फिर उसके रिलीज कराएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये हुआ कि वो इनहिबिन करेगा इस चीज को। ठीक है बच्चों, ये इनहिबिन करता है जीएनआरएच एंड एलएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एलएच को। ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम करा देगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। इनहिबिन इनहिबिन किस चीज को इनहिबिट कर देगा, तो बेसिकली जीएनआरएच एंड एलएच को। तो ये बच्चे हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ रहे थे, बेसिकली इसमें दिया हुआ हार्मोनल कंट्रोल के नाम से बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा उसको देख सकते हैं, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं हम लोग, तो HT जो होता है हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया जीएनआरएच के बाद, जीएनआरएच ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, पॉजिटिव सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एफएसएच को रिलीज करेगा। एफएसएच डेवलप करेगा किसको, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल टू रिलीज हार्मोन। इस चीज को फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा किस चीज के लिए, हार्मोन रिलीज करने के लिए। हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन या इनहिबिन। इनहिबिन कब होगा तो बाद में देखेंगे, पहले एस्ट्रोजन के बारे में देखते हैं। एस्ट्रोजन हाई लेवल में होगा, हाई लेवल जब एस्ट्रोजन का हाई लेवल आ जाएगा तो कॉज पॉजिटिव फीडबैक बोलेगा कि हमें बस इनफ जरूरत नहीं है, अब बंद करो। फिर लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब हाई लेवल हो जाएगा तो एफएसएच एंड एलएच बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो फिर क्या होगा, रिलीज करेगा एफएसएच इनहिबिट कर देगा एफएसएच के रिलीज को। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम लोग एलएच क्या करेगा, मेंटेन्स कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। फिर कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, रिलीज करेगा रिलैक्सिन या इनहिबिन या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो रिलैक्सिन ये कब होते हैं रिलीज, तो रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में, सबसे लास्ट स्टेज जो होता है पार्चुरेशन वाला, उस टाइम पे क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। फिर देखते हैं एस्ट्रोजन इनहिबिन किस चीज को अगर ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज होता है। फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देखते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। नेगेटिव फीडबैक शो करेगा मतलब किस चीज को रिलीज को रोक देगा, तो वो इनहिबिट कर देगा किस चीज को, जीएनआरएच एंड एलएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, और एलएच को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेसिकली एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग देखते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है, ये कॉज प्रोलिफिकेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब वो किस चीज पे एक्ट करेगा, बेसिकली एस्ट्रोजन तो एक्ट करेगा बच्चों किस पे, इंडोमेटेरियम पे करेगा एक्ट, यानी उसका जो इफेक्ट होगा एस्ट्रोजन का वो इंडोमेटेरियम पे होगा। क्यों होगा, किस चीज के लिए होगा, तो बेसिकली वो जब एक्ट करेगा इंडोमेटेरियम पे तो नंबर ऑफ सेल नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं दूसरा, वेस्कुलरिटी को इंक्रीज करेगा, इसका वेस्कुलरिटी को, उसकी जो वेस्कुलरिटी होगी एंडोमेटेरियम की, उसकी वेस्कुलरिटी को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर देखते हैं एस्ट्रोजन फिर मायोमेटेरियम पे अपना एक्ट कर दिखाएगा। तो मायोमेटेरियम पे जब एक्ट करेगा वो, तो उस मायोमेटेरियम की थिकनेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं, अगर मायोमेटेरियम की थिकनेस को बढ़ा दे तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझो, अब बढ़िया से समझो, जो कुछ भी समझो अच्छे से समझो, क्योंकि इस तरीके से यूट्यूब पे बहुत ही कम समझाते लोग। तो चलो देखते हैं, जब बहुत ज्यादा, या अब ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा थिकनेस ऑफ यूट्राइन की थिकनेस को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये सारे के सारे चीज हम देख रहे थे एस्ट्रोजन के बारे में, एस्ट्रोजन का जो वर्क होता है वो किस तरीके से काम करता है उस चीज के बारे में देख रहे हैं बच्चों। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है,
ये एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एबॉर्शन को रोकता है या ये प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली डिलीवर्ड करवाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन कैसे हेल्प करता है तो बच्चों देखते हैं। वो एक्ट करेगा बेसिकली, वो किस तरीके का एक्ट करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, वो सिक्रेटरी नेचर का होगा। कैसा एक्ट होगा? सिक्रेटरी नेचर और एडहेसिव नेचर। एडहेसिव, उन दोनों को, सिक्रेटरी नेचर को भी एडहेसिव नेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कराएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही एक ऐसा हार्मोन है जिसको क्या कहा गया? प्रेगनेंसी हार्मोन और एंटी एबॉर्शन हार्मोन। तो ये क्या करेगा? बेसिकली एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और सिक्रेटरी, उसकी सिक्रेटरी नेचर है। सिक्रेटरी का मतलब हुआ कि जो एबॉर्शन से उसको बचाएगा। फिर देखते हैं एडहेसिव नेचर को भी इंक्रीज करेगा। फिर आगे देखते हैं इनहिबिट, वो क्या करेगा? इनहिबिट मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो प्रेगनेंसी जब समय से पहले पहले अगर मायोमेटेरियम कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो समय से पहले कभी कभी ऐसा होता है। जब क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट कम हो जाता है तो मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो पता चलता है कि 7 मंथ में बच्चे का पार्चुरेशन हो गया या बच्चे का जन्म हो गया। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, क्या करता है वो? इनहिबिट करता है मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन को समय से पहले। ठीक है, फिर तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। उसका मतलब ये हुआ कि वो प्रिपेयर्ड करेगा यूट्रस को। किस चीज के लिए यूट्रस को प्रिपेयर्ड करेगा? तो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रिपेयर्ड करेगा एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी वाली जो इवेंट है उस चीज के लिए वो क्या बोलते हैं? प्रिपेयर्ड करेगा। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का कंबाइंड इफेक्ट। हम लोग देखते हैं कंबाइंड इफेक्ट वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। किस चीज को? थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल। वो यूट्राइन वॉल की थिकनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब यूट्राइन वॉल की थिकनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो बाद में जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन इसी से होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा और बच्चे की सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को लीड करेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और आज हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। बेसिकली अपना ये बहुत शॉर्ट लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिन लोगों को एक चीज और है कि हाँ, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा इफेक्ट आ रहा था, लाइटिंग इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सही से। ठीक है बच्चों, ये एडहेसिव नेचर है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये लाइट वाला इफेक्ट को हम हटा दिए थे तो आप लोगों के लिए। तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए फिर से। तो हम लोग कल पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो चलो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। जब शेयर करोगे तो अपनी प्रोजेनी 1 की जल्दी से जल्द हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो फिर हम लोग लैब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बच्चे से पढ़ाएंगे। बच्चों अपन पढ़ने के लिए तैयार हैं। बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोजेनी बढ़ाओ। तब तक के लिए ओके बाय। तब तक के लिए ओके बाय।